रामनगर राज्य के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी और वो दोनों खेतों में बहुत मेहनत करते थे। वह अपनी पत्नी के साथ एक दिन खेत में काम कर रहा था। तभी सुरेश शीला से कहता है, देखना, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही इतनी अच्छी फसल हुई है इस बार। हाँ, सही कहा आपने। गांव के काफी लोग इसी वजह से परेशान हैं। क्योंकि इस बार मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है। सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इस बार तुम गांव वालों की भी थोड़ी बहुत मदद जरूर कर देना। हाँ हाँ, चिंता मत करो, वो भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले जाते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। आज तो खाना बन जाएगा, पर कल हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल से लकड़ी काट के तुम्हें ही लाके दूंगा। उसके बाद ही मैं खेत में काम करने जाऊंगा। अब मेरा खाना तो लगा दो, या सुबह तक भूखा रखने का इरादा है। दोनों खाना खा के सो जाते हैं। सुरेश सुबह होते ही जंगल में सबसे पहले लकड़ी काटने चला जाता है। सुरेश जैसे ही 2-4 लकड़ियां काटता है, तभी अचानक कहीं से बंदर के चीखने की आवाज आती है। अरे ये तो किसी बंदर के चीखने की आवाज सी लग रही है। तभी वह देखता है एक शेर बंदर पर हमला कर रहा होता है। बंदर काफी चिल्ला रहा होता है। सुरेश उसको बचाने के लिए दौड़ता है। हट 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 हट। शेर भाग जाता है, पर बंदर बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अरे इस बंदर को तो काफी घायल कर दिया है शेर ने। पता नहीं बेचारा बचेगा भी या नहीं। इतने में एक साधु वहां से जा रहा होता है। क्या हुआ इस बंदर को? सुरेश उनको सब कुछ बताता है कि कैसे शेर ने बंदर पर हमला किया। मेरे पास कुछ जड़ी बूटी है, लो इसको खिला दो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जड़ी बूटी देने के बाद साधु कुछ ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करता है जिससे बंदर ठीक तो हो ही जाता है, बल्कि इंसानों की तरह बोलने भी लगता है। साधु अचानक वहां से गायब हो जाता है। भाई, आज तुमने मेरी शेर से जान बचा ली, वरना वो तो मुझे मार ही देता। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अरे वाह, तू तो एकदम हम इंसानों की तरह बात कर रहा है। हाँ भाई, ये सब तो उन साधु की शक्ति का कमाल है। चलो अब मैं चलता हूँ, अब तुम ध्यान से रहना। मैं भी आपके साथ चलूं क्या? मैं अब यहाँ क्या ही करूंगा? मैं तो इंसानों की तरह भी बोलने लगा हूँ, तो मेरे उन बंदरों में क्या ही काम। मैं आपका कुछ काम में भी हाथ बंटवा दूंगा। हाँ चल भाई, मुझे भी कुछ न कुछ सहारा मिल जाएगा। मैंने तुम्हारा नाम बजरंगी सोचा है। आज से मैं तुम्हें बजरंगी कहकर पुकारूंगा। ठीक है ना ये नाम? हाँ भाई, बहुत ही अच्छा नाम है। अरे ये बंदर कहाँ से पकड़ के ले आए आप? ये कोई आम बंदर नहीं है, बल्कि ये हम इंसानों की तरह बात कर सकता है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बंदर इंसान की तरह कैसे बात कर सकता है? आपको मैं ही मिली थी क्या बेवकूफ बनाने के लिए? तुम मेरी बात को मजाक में ले रही हो। अच्छा चलो, तुम खुद ही इससे पूछ लो इसका नाम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बजरंगी है और इन्होंने मेरी जान बचाई है, वरना आज तो मैं मर ही जाता। अब से मैं भी आपके साथ ही रहूंगा।
समय बीतने लगा। बजरंगी अब घर के छोटे मोटे काम काज भी करने लगा था। बजरंगी से उनका परिवार अब हरा भरा हो गया था। एक दिन बजरंगी सुरेश से बोला, सुरेश भाई, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। मैं भी तुम्हारा खेती में हाथ बटाऊंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। अरे बजरंगी, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है उसमें। क्या करोगे तुम वहां पर? अरे क्या करूंगा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा? और क्या, तुमने मुझे कम मेहनती समझा है। मैं भी आम इंसानों की तरह मेहनत कर सकता हूँ। मुझे तो बस ये डर है कि गांव वाले जब तुम्हें बोलता देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। जब तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मुझे बोलते देखा था तो कुछ सोचा था क्या? ऐसे ही कोई नहीं सोचेगा। बस अब तुम सोचना बंद करो। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता बजरंगी। अरे मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब चलो जल्दी, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सुरेश बजरंगी को लेकर खेत में काम करने चला जाता है। बजरंगी बीज डालता है और खेत में कई तरह के काम करता है। अरे वाह, अब तो तुम भी पक्के किसान हो गए हो बजरंगी। धीरे धीरे बजरंगी खेत की रखवाली करने लगता है। कभी पक्षियों को भगाता है तो कभी जंगली जानवरों को फसल बर्बाद करने से रोकता है। उसी गांव में एक धनी सेठ भी रहता था, जो गांव के लोगों को कर्जा देकर उनसे मनचाहा ब्याज वसूलता था। गांव के सभी गरीब किसान मेरे कर्जे में फंस चुके हैं। बस एक ये सुरेश ही है जो हर साल अच्छी फसल कर लेता है और उसको आज तक पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ऊपर से ये गांव वालों की भी मदद करने लग जाता है। हाँ मालिक, सही कहा आपने। और अब तो इसके पास एक बोलने वाला बंदर भी आ गया है जो इसकी काफी मदद करता है खेत में। अच्छा, बोलने वाला बंदर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मालिक, सही सुना, अपने बोलने वाला बंदर है उसके पास। सुना है इस साल इसकी फसल और भी अच्छी हुई है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अपना धंधा भी चौपट करवाएगा। आप चिंता मत करो मालिक, आज ही मैं इसका कुछ न कुछ इलाज करता हूँ। कालू कुछ अपने साथी लेकर सुरेश के खेत में धान की चोरी करने के लिए पहुंचता है। देखो, उन बोरों में धान पड़ा है, हमें वो पूरा सेठ के यहाँ ले चलना है। सेठ ये देखकर खुश हो जाएंगे और हमें इनाम भी देंगे। इतने में बजरंगी उनको देख लेता है। क्यों, क्या करने का इरादा है तुम्हारा? मेरे होते हुए तुम लोग धान को ले जाना तो दूर, तुम धान को हाथ तक नहीं लगा सकते। तू एक मामूली सा बंदर हमें रोकेगा? चला जा, वरना धान के साथ साथ तुझे भी ले जाएंगे। इतने में बजरंगी उनको एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मारता है। कालू और उसके साथी डर कर भाग जाते हैं। रात में सेठ का आदमी कालू और उसके कुछ साथी धान की चोरी करने हमारे खेत में आए थे। तो तुमने मुझे रात में क्यों नहीं जगाया? चिंता मत करो, मैंने उन्हें भगा दिया और धान का एक दाना तक नहीं ले जाने दिया। वाह मेरे प्यारे मित्र, चल अब कुछ खा ले, फिर खेत में भी चलना है। सुरेश की पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से काफी खराब रहने लगती है। एक दिन शीला खांसती है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अरे ये क्या, तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। रुको, मैं वैद्य को बुला के लाता हूँ। सुरेश वैद्य को लेकर आता है। वैद्य शीला को देखता है। इनकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। इनके इलाज में काफी समय के साथ साथ काफी पैसा भी लगेगा। वैद्य जी, आप चिंता मत करो, आप इलाज शुरू कर दो।
पैसों का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा। सुरेश काफी चिंता में रहने लगता है। उसका खेती की तरफ भी मन नहीं लगता है। तुम चिंता मत करो सुरेश, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार की फसल का सारा पैसा शीला की दवाइयों में लग चुका है। अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है जो मैं उसका इलाज करवा पाऊं। तुम एक बार अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांग कर देखो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद करे। सुरेश और बजरंगी सुरेश के बड़े भाई के घर पहुंचते हैं। और कैसे हो भैया आप तो हमें भूल ही गए हो भैया। ऐसा कुछ नहीं है सुरेश, बस आजकल काम धंधा सही नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा चिंतित हूं। शीला की तबीयत ज्यादा खराब है। मेरा सब कुछ उसकी दवाइयों में लग चुका है। मैंने सोचा आपसे कुछ मदद मांग के देखता हूं। मेरा भी काम धंधा नहीं चल रहा है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सुरेश और बजरंगी वहां से चले जाते हैं। जब देखो तब मुंह उठाकर भीख मांगने आ जाते हैं। बजरंगी अब तो सेठ के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही कुछ हमें कर्जा दे सकता है। वो तो चोर सेठ है भाई, वो सेठ कर्जा तो देगा पर तुम उसका कर्जा उतार ही नहीं पाओगे। क्या करे बजरंगी, दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है अपने पास। एक बार चल के देखते हैं, शायद सेठ को मेरी पत्नी का सुन के कुछ दया ही आ जाए। आओ सुरेश, और कैसे आज तुम रास्ता भूल गए? और बताओ खेत कैसे तुम्हारे आजकल? मेरी पत्नी बीमार है, उसके इलाज में मेरी फसल का सारा पैसा लग चुका है। अब आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे तुझे पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई आज? चल कोई नहीं, मैं तुझे कुछ उधार देता हूं, पर हाँ ब्याज टाइम पे लूंगा। 40% ब्याज रहेगा, और अगर समय पर न चुकाया तो जमीन जब्त कर लूंगा। मैंने पहले ही तुमसे बोला था, तुम चलो यहाँ से सुरेश भाई। सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा ब्याज है। ऐसे तो मैं आपका सिर्फ ब्याज ही दे पाऊंगा, तो आपके पैसे कब चुकाऊंगा? तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो लो वरना चले जाओ यहां से। सुरेश भाई, हम दोनों खेत में मेहनत करेंगे और सब फिर से सही हो जाएगा। तुम यहाँ से चलो वरना ये सेठ तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। ए बंदर, क्या बोल रहा है तू मेरे बारे में? चुपचाप खड़े रहें, वरना तुझे उठा के जंगल में फेंकवा दूंगा। सुरेश सोच में पड़ जाता है। सुरेश और बजरंगी वापस घर चले जाते हैं। एक दिन बजरंगी कहीं चले जाता है। रात हो जाती है पर बजरंगी नहीं आता है। आज ये बजरंगी बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया है। इतनी रात हो गई है और ये अभी तक आया भी नहीं है। सुबह होती है, बजरंगी आता है। बजरंगी, तू कहाँ चला गया था बिना बताए? मुझे तेरी इतनी चिंता हो रही थी। मैं उन्हीं साधु के पास गया था जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। मैंने उनको तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कुछ जड़ी बूटी दी है, तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सुरेश वो जड़ी बूटी शीला को देता है। कुछ ही दिनों में शीला एकदम स्वस्थ हो जाती है। सुरेश और बजरंगी भी खेतों में बहुत मेहनत करने लगते हैं। बजरंगी, आखिर हमने कर दिखाया। देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। मैं कहता ही था तुमसे कि 1 और 1 में 11 की ताकत होती है। तुम्हें अब गांव वालों को भी सेठ के चुंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। सुरेश मुनाफे से गांव वालों की मदद करता है। उनको फसल अच्छी होने के तरीके बताता है। उनको सेठ के बारे में भी बताता है कि कैसे सेठ हम गांव वालों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। ये बात सेठ को पता चलती है।
कालू, ये सुरेश अब कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। ये हमारा धंधा चौपट कराने पर तुला है। अब इसका अंत करना जरूरी है। हाँ मालिक, सुरेश को जल्दी ही ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। एक दिन मौका देखकर कालू और सेठ सुरेश को मारने के लिए निकलते हैं। कालू और सेठ सुरेश और बजरंगी का पीछा कर रहे होते हैं। बजरंगी को किसी के कदमों का एहसास हो जाता है। जैसे ही कालू सुरेश पर वार करता है, बजरंगी सुरेश को आगे की तरफ धक्का दे देता है। सेठ जी, तुम मुझे मारना चाहते थे? सुरेश भाई भागो यहाँ से जल्दी, वरना ये हम दोनों को मार देंगे। सुरेश और बजरंगी पास की पुलिस चौकी में सेठ और कालू की शिकायत कर देते हैं। पुलिस दोनों को पकड़ लेती है। कुछ दिनों के बाद सुरेश को बच्चा होता है। बजरंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लड़का हुआ है। समय बीतता है। शीला बजरंगी को अपने बच्चे से दूर रखती है। उसको डर लगता है बजरंगी उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। अब इस बंदर को कहीं छोड़ आओ, मुझे डर लगता है कहीं ये हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। कैसी बात कर रही हो शीला? बजरंगी मेरे बच्चे की तरह ही है। उसने हमारा कितना साथ दिया। भूल गई तुम उसके एहसान? तुम्हारी और मेरी जान उसी ने बचाई थी। आखिर वो एक जानवर ही तो है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सुरेश चिंता में पड़ जाता है। एक दिन सुरेश और उसकी पत्नी बाहर सामान लेने जा रहे होते हैं। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, हमें चिंटू को यही छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं चिंटू को उस जानवर के साथ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। अरे शीला, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? बजरंगी समझदार है, तुम बिना मतलब में इतनी टेंशन ले रही हो। चलो अब जल्दी, फिर आके तुम्हें खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। दोनों बाजार चले जाते हैं। चिंटू पलने में सो रहा होता है। तभी पालने पर एक सांप चढ़ जाता है। बजरंगी ये देख लेता है। सांप बजरंगी को डसने की कोशिश करता है, पर बजरंगी सांप को मार देता है। शीला और सुरेश बाजार से घर आते हैं। शीला अचानक देखती है कि पालने के नीचे खून पड़ा होता है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जानवर आखिर जानवर ही रहता है। उस बंदर ने हमारे बच्चे को मार दिया। जैसे ही बजरंगी उस कमरे में आता है, शीला बजरंगी पर लकड़ी से जोरदार वार करती है। बजरंगी घायल होकर वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुरेश की नजर मरे हुए सांप पर पड़ती है। अरे ये सांप कैसे मरा पड़ा है? इतने चिंटू की नींद खुल जाती है और वो रोने लगता है। दोनों को तब जाके समझ आता है कि वो खून चिंटू का नहीं बल्कि उस सांप का था, जो चिंटू को डसने वाला था। तुमने बहुत गलत किया शीला, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। शीला और सुरेश बहुत रोते हैं। शीला को अपनी गलती का काफी पछतावा होता है। सुरेश बजरंगी को नम आंखों से विदा करता है। सुरेश बहुत रोता है। शीला को भी अपनी गलती का काफी एहसास होता है। लौट आओ मेरे बजरंगी, लौट आओ, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो गया है। सुरेश, तुम्हारा मेरा साथ यही तक का था। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। कभी कभी गलतफहमी हमारे अंदर कुछ इस तरह घर बना लेती है कि हमें सही चीज भी गलत ही दिखाई देती है और हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।